गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि इकोसिस्टम के बारे में और इकोलॉजी के बारे में पढ़े हुए थे, और इकोलॉजिकल में यानी कि इकोसिस्टम के बारे में पढ़े हुए थे कि बायोमेस क्या है। उसके साथ साथ स्टैंडिंग ग्रोथ के बारे में पढ़े हुए थे। तो बायोमेस और स्टैंडिंग ग्रोथ के बारे में जब पढ़े हुए थे, उसके उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए थे और बोले हुए थे कि जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोलॉजिकल के परिभाषा पढ़ेंगे, और इकोलॉजिकल के परिभाषा पढ़ते हुए हम लोग इकोलॉजिकल की परिभाषा पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि उसका हम अच्छी तरह से उसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हम लोग को इकोलॉजिकल के बारे में पढ़ना है कि इकोलॉजिकल क्या है, ठीक ना। तो चलिए, उससे पहले आप लोग जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त आए और मतलब क्लास को ज्वाइनिंग करें। तो चलिए, आइए एसएसटी मेकर ऑफिशियल में आप सभी विद्यार्थियों और सभी भाई एवं बंधुओं को स्वागत है, ठीक ना। तो चलिए, आज सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं। और आज का टॉपिक जो है वह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो आज का टॉपिक जो है वो हम लोग इकोसिस्टम से लेते हैं और देखते हैं कि इकोलॉजिकल क्या है, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग चर्चा करते हैं कि इकोलॉजिकल क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, और यह चैप्टर मुख्य रूप से इकोलॉजी का है, ठीक ना। और यह क्लास, आज जो क्लास लेने जा रहे हैं वह खासतौर पे 12th के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो यह जो है साइंस, आज साइंस में यह 12th का क्वेश्चन है और यह इकोलॉजी चैप्टर से लिया गया है। और यह प्रथम क्वेश्चन जो आज है वह प्रथम क्वेश्चन इकोसिस्टम है। क्या है? इकोसिस्टम क्या है, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग देखते हैं कि इको सिस्टम क्या है, ठीक ना। इकोसिस्टम क्या है। तो चलिए, इकोसिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, इस पे चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि देखते हैं कि इकोसिस्टम के अंतर्गत जो आता है कि प्राकृतिक धनत्व, यानी कि प्राकृतिक द्वारा धिनिहित इकोसिस्टम को नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि क्या आ जाएगा, इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है कि प्राकृतिक में मतलब धिनिहित मतलब वैसे बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं, ठीक ना, वह इकोसिस्टम को नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है और उसी को हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, फ्रेश वाटर। जैसे में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा वाटर, ठीक ना। क्या जाएगा, वाटर, फ्रेश मी, ये सब क्या चीज के अंतर्गत आ जाएगा। तो मुख्य रूप से यह यानी कि सॉरी, लिखना चाहिए हमको नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक ना। यानी कि क्या है, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इको सिस्टम, ठीक ना, क्या है। यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है, ठीक ना, यह
यानी कि यह प्राकृतिक के द्वारा जो पाया जाता है उसको हम लोग प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे प्राकृतिक के द्वारा मुख्य रूप से यह वाटर पाया जाता है, ठीक ना, हवा पाया जाता है, ये सब क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत मतलब हम लोग इसका डिफाइन इस प्रकार से करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि पिछला वीडियो में हमने बताए हुए थे कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम का खोज किसने किया गया था, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इकोसिस्टम का खोज किसने किया गया था, ताकि हम आप लोग को कमेंट देखेंगे, ठीक ना। ये जस्ट कल पढ़ाए हुए थे कि इकोसिस्टम के पिता क्या नाम है, ठीक ना। तो चलिए, यह प्राकृतिक इकोसिस्टम था, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, ठीक ना। तो यह आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, जिसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम, तो यह कृत्रिम इकोसिस्टम क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम इकोसिस्टम क्या है, ठीक ना। तो यानी कि इकोसिस्टम में, चलिए हम इसको थोड़ा अच्छा तरह से सॉल्व करते हैं कि इकोसिस्टम यानी कि इकोलॉजिकल की वह शाखा, हाँ, इकोलॉजी की वह शाखा जिसमें इकोलॉजिकल की वह शाखा जिसमें वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक ना, यानी कि जिसमें क्या होते हैं कि मनुष्य द्वारा, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें मनुष्य द्वारा एक निर्मित इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के हम लोग हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक ना। यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि आ जाएगा फील्ड ऑफ क्रॉप, लैंड गार्ड, यानी कि फैंड ऑफ क्रॉप मतलब लैंड जहां पर अधिकांश मतलब वह प्रकृति के द्वारा यानी कि नेचुरल के द्वारा वह बनाया जाता है, ठीक ना। और उसके बाद यानी कि ग्रैंड ईटीसी, ठीक ना, यह प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। जैसे इकोलॉजिकल की वह शाखा जिसके द्वारा मनुष्य यानी कि क्या होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित इकोसिस्टम, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा जो निर्मित पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, ठीक ना, मनुष्य के द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं कि यानी कि क्या बोलते हैं उसको, बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, जैविक अपघटक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि जैसे कि इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वह यानी कि ए बायोटिक
ए बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन है और चलिए इसका हम लोग आंसर से देखते हैं कि ये बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत, जैसे कि इसका हम लोग देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत देखेंगे कि इकोसिस्टम में उपस्थित वैसा कंपोनेंट जिसमें जीवन नहीं होता है, परंतु जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। मतलब वह जिंदा रहने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होता है, ठीक ना। तो उसे ही बायोटिक कंपोनेंट उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत रखते हैं और उसे ही अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक ना। देखिए बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो यानी कि इकोसिस्टम में उपस्थित वैसा कंपोनेंट, ठीक ना। इकोसिस्टम में उपस्थित वैसा कंपोनेंट कि जिसमें क्या, यानी कि जिसमें जीवन नहीं होता है, मतलब जिसमें क्या होते हैं, जीवन नहीं होता है, परंतु जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए उसे ही जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। मतलब उसमें जीवन नहीं होता है लेकिन वह जीवित रहने के लिए उसमें क्या होते हैं कि जीवन आवश्यक होता है। इसी को हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे जैसे में हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे में यानी कि क्या हो जाएगा, फिजिकल, यानी कि फिजिकल न्यूट्रिएंट, ये सब क्या है, मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं जो वो तो मतलब जीवित नहीं है लेकिन जीवित रहने के लिए भी वह उपस्थित रहते हैं। जैसे फिजिकल हो जाएगा और न्यूट्रिएंट हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग का यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और इसका आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हम लोग बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग बायोटिक कंपोनेंट के बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए आप लोग इसका जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। और हम लोग इसका आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका आगे क्या है, इसका आगे के हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलिए इसका हम लोग मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना।
चलिए इसका नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं कि वो तो बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट देखे थे। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ठीक ना। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि देखते हैं कि इकोलॉजिकल की वह शाखा जिसमें इकोसिस्टम में उपस्थित, थोड़ा क्वेश्चन लंबा करना चाह रहे हैं अपना सोते ये भी कर सकते हैं, ठीक ना। इकोलॉजिकल की वह शाखा जिसके अंतर्गत इकोसिस्टम में उपस्थित वैसा कंपोनेंट, चलिए इसी तरह से देखते हैं, ठीक ना। यानी कि इकोसिस्टम में इकोलॉजी यानी कि इकोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित वैसा कंपोनेंट जिसमें जीवन होता है, क्या होता है, जिसमें जीवन होता है परंतु जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, इसे ही बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक ना। तो बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट जो होगा कि वह इकोसिस्टम में उपस्थित, यानी कि इकोलॉजिकल की वह शाखा जिसके अंतर्गत इकोसिस्टम में उपस्थित क्या होते हैं कि जिसके अंतर्गत इकोसिस्टम में उपस्थित वैसा कंपोनेंट जिसमें जीवन होता है, क्या होते हैं कि जिसमें जीवन होता है अर्थात उसमें प्राण होता है। वैसे जीव जंतु होते हैं कि जिसमें प्राण होता है अर्थात लिविंग थिंग्स, यानी कि वह सजीव होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, जिसमें जीवन होता है यानी कि सजीव होते हैं, परंतु जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। वह चाहता है कि हाँ नहीं हम वह चाहता है कि नहीं हम जीवन जिए, हम जिंदगी में रहे, हम आगे की ओर कुछ करें और बढ़े, ठीक ना। तो क्या होते हैं कि वह चाहता है कि हम जिंदगी जीने के लिए वह चाहता है, ठीक ना। तो जिसमें जीने के लिए आवश्यक हो, क्या हो, जिसमें जीने के लिए आवश्यक हो, ठीक ना, जीने के लिए आवश्यक हो, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक ना। इसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे चलिए इसको जैसे में देखते हैं, जैसे में प्रोड्यूसर हेटेरोट्रोफिक कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, अपघटन और अपघटित, ठीक ना। जिसको हम लोग प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता अर्थात तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर, हेटेरोट्रोफिक
कंज्यूमर, ईटीसी, ये सब क्या है, यह सब बायोटिक, ये सब बायोटिक के अंतर्गत आता है, यानी कि ईटीसी, ठीक ना। ये सब किसे कहते हैं, तो इसे हम लोग एक बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और एक बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत ये सब रखता है, ठीक ना। अब हम लोग चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेकिन इससे पहले आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वह जो है एट्रोट्रॉफिक, यानी कि एट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्री क्या है, ठीक ना। तो चलिए, और जिसको हम लोग प्रोड्यूसर के भी नाम से जानते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वह क्या है, ठीक ना। एट्रोट्रॉफिक, एट्रोट्रॉफिक और यानी कि प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। जैसे कि यह क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देगा कि इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखे या क्या है। तो मुख्य रूप से यह जो भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा तो समझ लीजिएगा कि यह सारा क्वेश्चन का आंसर मुख्य रूप से एक ही तरह से होता है, और मतलब इसमें कहीं से कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसका नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर से हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं कि इको सिस्टम, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में वैसा सभी प्लांट यानी कि वैसा सभी पौधे जो सनलाइट अर्थात जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड H2O तथा क्लोरोफिल की मदद से प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा अर्थात ग्लूकोज में बदल देते हैं। ग्लूकोज में क्या होते हैं, मुख्य रूप से ग्लूकोज में बदल देते हैं। इसे ही
ऑटोट्रोफिक और प्रोड्यूसर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? एट्रोट्रॉफिक और प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे एलगी, जैसे में क्या आ जाएगा? एलगी ये सभी प्लांट या एनिमल पर रहता है। जैसे में एल्गी का लेना सभी प्लांट या एनिमल पर रहता है। जैसे में क्या जाएगा कि एल्गी का लेना सभी प्लांट या एनिमल के रहता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इकोसिस्टम में उपस्थित वैसा कंपोनेंट, ठीक ना, इकोसिस्टम में उपस्थित वैसा कंपोनेंट जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्या होता है? कि जो प्रकाशीय ऊर्जा के उपस्थिति में होता है, अर्थात ग्लूकोज में होता है, इसे बदलकर हम क्या करते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? यानी कि ऑटोट्रोफिक प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक ना, के नाम से जानते हैं। जैसे में एल्गी ये सभी प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे कि चलिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कोई प्लांट्स हो गया, यानी कि क्या कहते हैं? वैसे वैसे सभी प्लांट्स मतलब यहाँ पे कोई प्लांट ले लिए, ठीक ना, क्या कर दिए? यहाँ पे सभी प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए लाइट भी कट गया तो हम लोग देखते हैं इसी माध्यम से थोड़ा, ठीक ना। तो जैसे कि क्या है, यहाँ पे यह प्लांट्स हो गया, ठीक, तो यह प्लांट्स हो गया। यहाँ पे इस तरह से प्लांट रहता है। ठीक ना, यहाँ पे यह प्लांट्स हो गया है। और जब यहाँ पे प्लांट्स है तो यहाँ पे क्या रहेगा? यह सूरज रहेगा, ठीक ना, यह क्या रहेगा? सूरज रहेगा। और जब यहाँ से सूरज की प्रकाश कहाँ पे जाएगा? इस प्लांट्स पे जाएगा। यहाँ पे जाएगा सूरज की प्रकाश, ठीक ना। और मिट्टी से क्या करेगा? यानी कि इस मिट्टी से, यानी कि यह CO2, यानी कि, और इसमें से क्या लेगा? यह ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है मुख्य रूप से? तो यानी कि मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण, यानी कि यह क्या करते हैं? मिट्टी से यानी कि खनिज लवण अर्थात जल लेते हैं। मिट्टी से क्या लेते हैं? खनिज लवण अर्थात क्या लेते हैं? अर्थात जल लेते हैं, ठीक ना। यानी कि मिट्टी से जल अर्थात खनिज लवण लेते हैं और क्लोरोफिल की मदद से। और यह क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? तो मुख्य रूप से यह पत्तियों में क्या आते हैं? पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या रहते हैं? क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक, ठीक ना। तो पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिससे उसका पत्ता जो रहते हैं मुख्य रूप से क्या रहते हैं? हरे रहते हैं। कैसे होते हैं उसका पत्ता? तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण उसका पत्ता जो रहते हैं हरे रहते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं? सूरज की प्रकाश मतलब वो अपने ओर ऑब्जर्व करता है और वह क्या करते हैं? हरा दिखाई देते हैं। तो यानी कि यह सूरज, यानी कि जब पौधे जब मुख्य रूप से भोजन बनाते हैं तो कैसे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के कारण, ऑक्सीजन के कारण, और मिट्टी से क्या करते हैं? खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड यह प्राप्त करके क्या बनाते हैं? यानी कि मुख्य रूप से यह सभी पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की मदद से वह रासायनिक ऊर्जा से, वह प्रकाशीय ऊर्जा से, जब वह प्रकाशीय जो रहेगा उसमें क्या करेगा? तो प्रकाशीय ऊर्जा जो रहेगा
जब वह भोजन बनाएगा तो क्या चीज में चेंजिंग हो जाएगा, रासायनिक में चेंजिंग हो जाएगा। तो जब प्रकाशीय ऊर्जा से वह रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, अर्थात चेंजिंग हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस के हम लोग यानी कि प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। और जैसे ग्लूकोज जो होते हैं, ठीक ना, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होते हैं, ग्लूकोज, ठीक ना। तो यह क्या चीज में एक्सचेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जैसे इसका क्या होगा, तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। जैसे में C6H12O6, ठीक ना, क्या चीज की उपस्थिति के कारण, तो यह सूर्य की प्रकाश, क्या चीज की उपस्थिति के कारण, तो यह जो होते हैं सूर्य की प्रकाश, ठीक ना, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या बन जाता है, C6H12O6 बन जाता है। और यही क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज के रूप में यह बन जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि मतलब क्या होता है, प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। तो क्या चीज में बदल जाता है, मुख्य रूप से ग्लूकोज में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में बदल जाते हैं, ठीक ना। और यह इसी को हम लोग यानी कि प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और यह होते हैं कि सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स के रूप में यह पाए जाते हैं। क्या होते हैं, यह सभी प्लांट्स एवं एनिमल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए, ऐसे लाइट भी कट गया है और यहाँ तक ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि क्या होते हैं कि यह जो होते हैं प्रकाशीय ऊर्जा को हम लोग रासायनिकीय ऊर्जा में जब कुछ परिवर्तन होगा तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। इसी को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6 के अंतर्गत यह ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक ना। तो आई होप, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग का, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जैसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का जो प्रोसेस जो है, इसका आगे का प्रोसेस हम हेट्रोट्रॉफिक इसके आगे के लेके आएंगे। और उसके बाद प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।